अभी तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। ये जो सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया, इसे सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि हमारे पास सतलुज के जरिए पाकिस्तान को फिर से प्यासा मारने की भी चाबी है। ये जो वीडियो आप देख रही हैं, ये वहां के यानी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इसको बना रहे हैं और ये पेश करने की कोशिश कर रही हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि, इसकी वास्तविकता मैं पंकज प्रसून आपसे समझने की कोशिश करूंगी। हम लिख रहे हैं कि वाटर बम पर बैठा है पाकिस्तान, लेकिन क्या इसके मायने हैं, कितनी इसकी सच्चाई है, थोड़ा सा इस पर आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सतलज रिवर के बारे में बोला तो सिंधु नदी जल समझौते के तहत सतलज का पानी भारत 100% रख सकता है। हमारे पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसे पाकिस्तान को दें। वो हमारी सहृदयता थी कि हम देते थे। हमें लगता था कि चलो यार, सतलज के किनारे जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो भूखे प्यासे मरेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। तो सतलज का पानी देना हमारे पास मजबूरी नहीं है। सिंधु जल समझौते के तहत भी 100% पानी सतलज का भारत के पास है। जो सिर्फ 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देने पर समझौता हुआ था, सिंधु, चेनाब और झेलम, और रावी, सतलज वगैरह सबका पानी भारत को रखना था। अब दूसरी बात, आपने कहा वाटर बम पे बैठा हुआ है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसी साल नवंबर 2024 में आई है। वो रिपोर्ट कहती है कि सिंधु नदी का पानी 65% तक कम हो चुका है पाकिस्तान में। नवंबर 2024 की यह रिपोर्ट थी और तमाम इस तरह के वीडियोस लोग बना रहे हैं, सिंध प्रांत के लोग, कि जहां दिखा रहे हैं कि पहले यहां नदी हुआ करती थी, अब सिंधु सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत कम आ गई है। या इंटरनेशनल मीडिया में भी कई रिपोर्ट, मैं अभी एक फ्रांस टेलीविजन देख रहा था, इसमें बता रहे थे कि मछुआरे जो कभी सिंधु नदी पर आश्रित थे उन्होंने काम धाम छोड़ दिया क्योंकि मछलियां ही नहीं बची, पानी भी बहुत कम बचा। जहां कभी हाथी भी पार नहीं हो सकता था, वहां आदमी पैदल पार हो रहा है। तो ये तब की स्थिति है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में फिर से पुनर्विचार की कोई योजना नहीं बताई थी, वो नॉर्मल कंडीशंस में। फिर मैं देख रहा था कि एक वहां उन लोग 6 कैनाल बना रहे हैं सिंधु नदी पे, और सिंधु नदी का पानी वो क्या कर रहे हैं, पंजाब प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ले जा रहे हैं। और इस कैनाल के खिलाफ सिंध प्रांत के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास ऐसे ही कम पानी है और बाकी सारा पानी पंजाब की तरफ जा रहा है। तो एक तो वहां पहले, मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पहले से जल संकट था। जो इंटरनेशनल वॉचडॉग की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तानी जो वाटर क्राइसिस के पहले सीवियर कैटेगरी में था, अब एक्यूट सीवियर कैटेगरी में चला गया है। मतलब कि पाकिस्तान में जल संकट बहुत बड़ा है। और ये पहले से था। ये पहले से है। ये मतलब इस साल अभी जनवरी के पहले की सारी रिपोर्ट बता रही है कि बहुत खराब हालत है, पाकिस्तान का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, सिंधु नदी में पानी कम हो रहा है, ये सब बताया गया। अब आते हैं जनवरी के बाद से स्थिति। हम क्या कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम 6 हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने हिस्से में, मतलब उससे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग बगलिहार, किशनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन और कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं जहां डैम बन रहा है, जैसे सावलकोट प्रोजेक्ट है, जैसे पाकल दुल प्रोजेक्ट है, रतले प्रोजेक्ट है, बरसर प्रोजेक्ट है, कीरू प्रोजेक्ट है, किथाई 1 है, किथाई 2 है। मतलब इस तरह के कई हाइडल पावर प्रोजेक्ट हम, क्योंकि हम पहाड़ी पे हैं, नदियां वहां से बहती है, तो पानी रोक के बिजली उत्पादन कर सकते हैं, तो ये हम कर रहे हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यह है कि अगर हमने सिंधु नदी का पानी 100% छोड़ दीजिए, अगर हमने 50% भी रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, तो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कई न्यूक्लियर बम जितने फटेंगे ना, पाकिस्तान को जितना नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को रोकने से हो जाएगा। पाकिस्तान की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है और उसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 80% है। और पाकिस्तान के अधिक, मतलब समझिए कि मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रहा हूं, लेकिन अधिकतर जो कृषि है वो यही सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी से होता है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है।
तो जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे इतनी निर्भर है कि 80% जीडीपी में योगदान है, अगर वहां की कृषि खराब हुई तो उस देश का क्या हाल हो जाएगा, आप समझिए इस बात को। ठीक है, लेकिन पंकज जी, जो तिब्बत है, जो चीन के कब्जे वाला जो तिब्बत है, वहां से सिंधु नदी निकलती है ना, तो क्या ऐसा कोई ट्रीटी भी साइन हो रखी है कि चीन यहां का पानी नहीं रोक सकता? मतलब सोर्स से ही अगर रोक दिया जाए तो फिर तो भारत में भी दिक्कत हो सकती है ना। चीन, भारत और पाकिस्तान ऐसे चल रहा है ना। नहीं, निकलता है तिब्बत में, लेकिन वहां रोकने का तरीका नहीं है। वहां एक झील है और वहां से ये निकलता है, और बाद में बहुत सारी नदियां हमारे यहां जब आता है ना, जब भारत में इंटर करता है तो कई नदियां आके मिलती हैं, फिर पाकिस्तान में भी कई नदियां आके मिलती है, चिनाब झेलम सब जाके पाकिस्तान में अंत में सिंध में ही मिलती है। चीन रोक नहीं सकता क्योंकि वहां रोकने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास दो पहाड़ के बीच से ये नदी बहती है, तो दोनों पहाड़ के बीच में डैम बना दिया तो वो रुक सकता है। लेकिन मैं समझने की इसीलिए कोशिश कर रही हूं कि हम कह रहे हैं कि हमने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रुक गया पानी, बस दे दी हमने चोट। नहीं, तो फिर उसके जवाब में यह है कि जितना भी टाइम लगेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, आगे के लिए पाकिस्तान को चोट है। यही तो चीन भी कर सकता है पाकिस्तान का साथ देने के लिए। हाँ, वही क्यों नहीं कर सकता, वही मैं समझना चाह रही हूं। क्यों नहीं कर सकता कि दुनिया के सारे डैम पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं, दो पहाड़ियों के बीच में बने हुए हैं, मैदान में कोई डैम नहीं बनता, याद रखिए। और चीन में जो नदी आ रही है हमारे तरफ जो मोड़ रहे हैं, वहां पे सिर्फ मैदान है, वहां इस तरह की कोई पहाड़ी नहीं कि जहां रोका जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में रोका जा सकता है, उधर वहां पे बना भी रहा है। हाँ, अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो बना रहा है, और भारत ने और कई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है उस चीज को लेके, तो वो पुनर्विचार को राजी भी हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन सबसे ऊंचा डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम। लोगों ने यह कहा कि भाई सबसे ऊंचा डैम तो बना लोगे, लेकिन कल को भगवान न करे उस डैम में कभी कोई हादसा हुआ या क्रैक आ गया, बिल्कुल, तो क्या होगा? या फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो वो अलग प्रोजेक्ट है। वहां पे जहां बना सकता है चाइना बनाएगा, लेकिन इंडस वाले पे बना ही नहीं सकता वो। अब जैसे जो नदी मैदानी इलाके मतलब के फील्ड में घूम रही है, उस पे डैम कैसे बनाएंगे? नहीं, वो और वहां से बिजली, वो उसको एक रिजर्वायर चाहिए ना। तो ये है वहां की स्थिति। और एक बात जान जाइए कि चाइना पाकिस्तान के लिए हमारे साथ वाटर वॉर लड़ेगा, ये मतलब बहुत दूर की सोच है, अतिशयोक्ति के भी ऊपर इसे बोल सकते हैं। चाइना और भारत का व्यापार कितना है? $125 बिलियन। और पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? टोटल कितनी जीडीपी है पाकिस्तान की? मुश्किल से $250 बिलियन की। तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी के आधा तो हम सिर्फ व्यापार करते हैं। तो चाइना पाकिस्तान के लिए ये करेगा, वो नहीं कर रहा, आज तक नहीं किया। 1971 का वॉर हुआ, कभी चाइना ने कुछ किया पाकिस्तान के लिए? या कारगिल का वॉर हुआ, कभी चाइना ने केवल ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट? अभी तक इतने वॉर हुए, सिंधु जल समझौता भी तो रद्द नहीं किया गया था ना। मतलब हम भविष्य में नहीं हो सकता, वो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मैं उस एस्पेक्ट पे समझना चाह रही थी बस, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं। वापस आ जाते हैं इस वीडियो पर, अच्छा टॉपिक पर आ जाते हैं सर। ये जो वीडियो आपने मुझे भेजा था, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये क्या, ये कौन सा एरिया है? क्योंकि पीछे से एक लड़का बोल रहा है कि हाँ, ये सतलज है। सतलज है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। तो हमने कुछ उल्लंघन नहीं किया। हाँ, तो सतलज का पानी ये तो हमारी मर्जी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। इस सतलज का तो 100% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो 6000 हेक्टेयर जमीन जो पाकिस्तान में है सतलज के आसपास, सतलज बेसिन में, वो लोग सोचे कि क्या करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कश्मीर बहुत महंगा है पाकिस्तान के लिए, इतना महंगा कि पाकिस्तान बिक जाएगा, लेकिन कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला। वो एक पागलपन में जी रहे हैं, और जब तक ये सनक उतरेगी तब तक वो देखेंगे कि उनका सब कुछ लुट पिट गया, बर्बाद हो गए वो। अच्छा, एक बात बताइए, हमें तो कुछ नुकसान है नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, अगर बहती हुई नदी का जल डैम के जरिए हम रोकेंगे, तो वो लगातार जो पानी रोका जाएगा उसको हम कैसे यूज करेंगे? इतना पानी हम कहां लेकर जाएंगे? वो क्या, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। 6 परियोजनाओं पर काम हो रहा है।
बहुत सारे नहर निकाले भी गए हैं, जैसे चैनलाइज करते हैं उस पानी को, और उस पानी को नहर के माध्यम से जहां पे हमारी सूखी जमीन है वहां पे उसको अच्छा। सिंचाई के लिए भेजते हैं। ठीक। जैसे कि जो मैं ये बगलिहार वाला डैम वाला पानी है, तो उसमें दो तरह के नहर है, इनलैंड भी है और जमीन के ऊपर भी है। वो प्रोजेक्ट लगभग अब पूरा होने के कगार पे है, बगलिहार प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने के कगार पे। उस तरह हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जो पानी हमारे यहाँ रुकेगा ना, उस पानी से हम बिजली भी बनाएंगे और उस पानी को हम वैसे जगहों पे भेज सकेंगे जहां पे किसान सूखे की मार झेल रहे हैं या समय पर जहां पे पानी नहीं मिल पाता। भारत में ऐसी जगहों की कमी नहीं है, राजस्थान से बिल्कुल। लेकर हरियाणा नहीं, और पंजाब। पंकज जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि 1971 का जिक्र कर रहे हैं लोग बार बार। आपने देखा होगा, हमने ऑपरेशन सिंदूर तो चलाया, लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता, तो वो हो जाता। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता सायरन मैन और आयरन लेडी ऐसे करके पोस्टर्स भी चला, मतलब ये एक अलग बहस छिड़ गई है। लेकिन इंदिरा गांधी के संदर्भ में एक बात कही जा रही है जो आपने और मैंने डिस्कस भी किया था, जंगे मैदान में हम हमेशा जीते हैं, टेबल पर आकर हम हार गए। इंदिरा गांधी जीत भले गई थी, बांग्लादेश को अलग करा लिया था, 93,000 सैनिक बंदी भी बना लिए थे, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री से जब उन्होंने कहा कि कश्मीर दे दो, तब मैं ये 93,000 सैनिक वापस करूंगी, तो सामने वाले ने कहा रख लो, क्योंकि कोई बंदी को कोई कानून होता है कि हम बंदी को परेशान नहीं कर सकते, ये जो सारी चीजें होती हैं। तो उनका ये कहना था कि रख लो 93,000 सैनिक, और हम इन हारे हुए सैनिकों का करेंगे भी क्या, लेकिन हम कश्मीर नहीं देंगे। तो उस टाइम उल्टा पड़ा था इंदिरा गांधी पर, अब उल्टा तो नहीं पड़ेगा। मैं बस ये समझना चाह रही हूं, इसलिए मैं सवाल जब टेबल टॉक होता नहीं, जब टेबल टॉक होता है, जिस कन्वेंशन की आप बात करें उसे जेनेवा कन्वेंशन बोलते हैं, जिसमें युद्ध बंदियों को किस तरह से ट्रीट किया जाए उसके लिए बात सही थी। सिर्फ हमारे पास 92,000 सैनिक नहीं थे, हमने पाकिस्तान को आधा बांट भी दिया था। और हुआ यह था कि जो मुजीबुर रहमान थे वो बिल्कुल इंदिरा गांधी के अनुसार चल रहे थे उस वक्त, क्योंकि अलग देश बनाकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। इंदिरा गांधी के पास एक तो ऑप्शन था कि अपने ईस्ट के क्षेत्र में, मतलब जो आज बांग्लादेश है, वहां पे चाहते तो चिकन नेक को चौड़ा कर लेते। जो ये है, जो समस्या बार बार आ रही है ना, यहां लैंड का प्रॉपर डिस्प्यूट, जो लैंड डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको सॉल्व किया जा सकता था बांग्लादेश के साथ। ये तुम्हारा, ये मेरा, जो कि अभी मोदी सरकार ने लैंड एक्सचेंज प्रोग्राम में किया है ना, कि कुछ अपने क्षेत्र वो बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र हमारे लिए हैं, तो ये उस वक्त आराम से सॉल्व हो सकता था। बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा विवाद नहीं रहता और हमारा वो चिकन नेक सुधर सकता था। पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान वेस्ट फ्रंट पे आइए। आप कह रहे हैं ना कि उसने कहा कि 92,000 रख लो, लोग जब टेबल पे आते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जब वो 92,000 कहते हैं कि ठीक है, हम 92,000 को ले जाकर दुनिया के सामने ये पेश करेंगे कि हमने तुम्हारी पतलून उतारी थी, तो हो सकता है कि ये कायर हो, ये तुम कुछ नहीं कर सकोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारी पतलून उतरते जरूर देखेगी, बेइज्जती तो जरूर कर सकते हैं। और एक बात जान जाइए कि वो सब जो पठान होते हैं या जो वेस्ट पाकिस्तानी होते हैं ना, वो इगोइस्ट बड़े होते हैं, दम हो या ना हो, लेकिन जब भी बात करेंगे तो हिंदू तो मक्कार बनिए होते हैं, हम तो जंगजू होते हैं, हमारे खानदान ने तो इसको हराया उसको, वो एक सपने में जीते हैं। जब उनको बेइज्जती लगती ना, जब ईगो पे हर्ट होता, तो वो आते और ठीक है, वो कहते कि ठीक है, तुम्हारे 92,000 को मत छोड़ो, लेकिन जहां तक हमने तुम्हारा कब्जा करके रखा था उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर अब आ जाओ, कहां तक तुम्हारी जमीन कब्जा किया था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को अलग करने से भारत कुछ ले न सका। पता नहीं शिमला समझौते की जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही बात जो है कि भारत और पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मसला होगा, हम इंटरनेशनल फोरम पे इसे नहीं डिस्कस करेंगे। तो वो तो फिर भी लेकर जाता ही रहा है पाकिस्तान, हर बार जब भी खबर आती है। हाँ, वो तो कहता है कि हम शिमला समझौता मानते नहीं, जो अटल जी के साथ लाहौर घोषणा पत्र हुआ मानते नहीं, वो ट्रीटी नहीं मानता। वो ऐसा देश नहीं है कि बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन या प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला देश है, वो लुच्चे लफंगे लोग हैं, वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह ये सब कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये तो मैं पंकज जी एक खबर पढ़ रही थी, जैसे हमारे यहां से डेलीगेशन जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताएगा और आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करेगा, वो भी अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, बिलावल भुट्टो उसका नेतृत्व करेगा। वो क्या बताएंगे जाके दूसरे देशों में? नहीं, वो बताएगा कि जो जंग रुक गई, सीज फायर हो गया, उसी में हमारी जीत है। और वो पता नहीं क्या बताएंगे, अब उनका ये काम है, हम भाई पाकिस्तान का पक्ष थोड़ी ना रखेंगे।
नहीं, वो कॉपी कैट हर कोई पता है, हाँ, कॉपी वही मैं कॉपी कह होता रही है, हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात जान जाइए, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, नुकसान किसका हुआ ये पूरी दुनिया आकलन कर रही है। किसके एयरबेस पे हमला हुआ, किसके आतंकी टेरर कैंप पे हमला हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत का कुछ नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, ये दुनिया धीरे धीरे मान रही है। अब जीत कैसे उनकी हुई ये जाके बताएंगे। उनका कहना है कि जान बची लाखों पाए, युद्ध बंद हो गया, यही हमारी जीत है, हम मरने से बच गए, यही हमारी जीत है। अब खैर उस पर नहीं जाते हैं, इस पे मैं अगर वाटर वाले क्राइसिस पे आता हूं, तो पाकिस्तान में अगर भारत के ये सारे प्रोजेक्ट्स जिसका ये टाइम फ्रेम रखा गया है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और नहरें निकालेंगे, ये सब 3 से 5 साल में कंप्लीट होने की बात कही जा रही है कि 3 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 3 से 5 साल में कंप्लीट होगा तो 3 से 5 साल में पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये समझिए, क्या होगा। अचानक तो देखिए क्या है ना कि हमारे यहां भी कुछ चीना पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, वो तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं हमारी जनता के बीच कि दरियाओं का पानी कैसे रोक देंगे, सूरज की रोशनी कैसे रोक देंगे। हमने कहा शहर के बाप पहले चुप रहे, दरिया का पानी डैम से रुकेगा और जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो नहर से हमारा खेत पटवन के काम आएगा। और कुछ लोगों को तो दुख हो रहा है कि पानी नहीं रोका जाना चाहिए, महबूबा मुफ्ती का दुख झलका है, ऐसे भी लोग नहीं हैं। तो ये कश्मीरी जब मारे जा रहे थे तब ये दुख नहीं झलका था, जब श्रीनगर पे वो ड्रोन अटैक कर रहे थे, तो ये करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा दुखी रहें और इनके दुख में ही भारत का सुख है। ये जितना ज्यादा दुखी रहेंगे भारत उसका बरकत होती है। मैं और ये बात बता रहा हूं कि और मैं बता रहा हूं कश्मीर को क्या फायदा। ये महबूबा मुफ्ती कितनी बड़ी दुश्मन है आम कश्मीरियों की, उसे समझिए। कश्मीर का बारामूला जिला, सोपोर, पंपोर इला, अनंतनाग, इन सब में किसानों को सही समय पर पानी नहीं मिल पाता। अब छोटे छोटे नहरों के जरिए सेब के बागानों में, वहां जहां फ्लावर की खेती करते हैं, वहां सरकार चैनल के जरिए वो पानी पहुंचा रही है। अब इसको उस पर आपत्ति है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका सुनिए। मैं बगलिहार और किशनगंगा को छोड़ के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर, जैसे सावलकोट प्रोजेक्ट है 1856 मेगावाट, पाकल दुल प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट, रतले प्रोजेक्ट 850, बरसर प्रोजेक्ट 800 मेगावाट, किरू प्रोजेक्ट 624 मेगावाट, किथाई 1 और 2 मिला के 1320, कुल मिला के 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा और कश्मीर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। और महबूबा मुफ्ती को यही तो परेशानी है कि खेतों में पानी आ जाएगा और 24 घंटे लोगों को बिजली मिलेगी, तो फिर हमारा मुंह कौन देखेगा। आज तक क्या होता था मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। जब भी कश्मीर में थोड़ी शांति आई, ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली में हल्ला करने लगती थी कि कश्मीर अब तो भाई यहां आतंकवाद बढ़ने वाला है, और वो अलगाववादी नेताओं कहती थी कि 2-4 बम फोड़ो। जब बम फूटता था तो केंद्र सरकार डरती थी, पैसे भिजवाती थी कि कंट्रोल कर। वो पैसे डायरेक्टली ये मुफ्ती खानदान के खाते में जाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ यही किया कि बोला सीधे सरपंचों को देंगे, तुम लोग को पैसे ही नहीं देंगे। अब ऊपर से पैसा आता है, बीच में ये खड़े हाथ फैलाए बैठे रहते, देखते सीधे सरपंच के पास पहुंच गया और डेवलपमेंटल वर्क्स हुए वहां पे गांव में। इनकी पीड़ा यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो कई देशों में था। रोशनी एक्ट के जरिए इन लोगों ने कितनी जमीनें कब्जा करके रखी है कश्मीर घाटी की, पूछिए। ये जमींदार है कश्मीर के, ये अलगाववादी भी और ये मेन स्ट्रीम वाले भी, और आम कश्मीरी सफर कर रहा था। इनकी पीड़ा ये है। और ये देख रहे हैं कि आप जो सरकार है वो तो पाकिस्तान से डरती नहीं। हम कहते हैं कि आतंकवाद बढ़ जाएगा तो वो कहती है कि आने तो देख लेंगे, इतना गोली मारेंगे भूसा भर के भिजवा देंगे। तो फिर बोलते नहीं, ये तो भाई अच्छी बात नहीं, ये तो कट्टर सरकार है। नहीं, आपको पैसे देते रहे ऊपर से तो बहुत बढ़िया सरकार थी। ये चलता था, धंधा चलता था आतंकवाद का वहां पे। ठीक है पंकज जी, और उसी आतंकवाद के धंधे पे रोक लगी है। ठीक है। तो फिलहाल वाटर क्राइसिस पहले से पाकिस्तान में चल रहे हैं, अब वाटर बम एक तरीके से फोड़ा जाएगा और आने वाले महीनों में इसका इंपैक्ट नजर आएगा। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हो गया क्या, एकदम से सारी चीजें हो गई, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जो आपका पाकिस्तान प्रेम है वो भी निकलेगा और इसी के साथ पाकिस्तान की ये सारी हेकड़ी भी निकलेगी। तस्वीरें गवाएं कि पाकिस्तान के हालात अब कैसे होते जा रही हैं। फिलहाल शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी देने के लिए, और बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं जरूर बताएं।